Due to the COVID pandemic, universities, colleges, and coaching institutions are closed. So, a large number of students have demanded to start a new topic for their preparation for different examinations. And they hope that I should start a new topic, atomic and molecular physics. And so many of them also want to lecture in Hindi. So, for their convenience, I will also speak in Hindi, explain the facts in Hindi, but we cannot completely neglect our previous language which we were adopting previously in my lectures, that is English. So now we will follow each and every lecture in both English and Hindi medium. Everything will be written in English, but I will explain the facts in Hindi too. तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स एक नया टॉपिक हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक का शुरुआत हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स से जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इस पहले लेक्चर में हम आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ही आपको देंगे। और इनफैक्ट आफ्टर दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर रियल टॉपिक्स विच इज टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स के इस इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स है क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या इसमें हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दिस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उद्देश्य क्या है? तो वास्तव में यह किसी एटम या मॉलिक्यूल से जो रेडिएशन इमिटेड होता है या एब्जॉर्ब होता है, उसी इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन, उसका व्याख्या ही सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। इनफैक्ट जब आप बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम सीखते क्या हैं? तो जो मुख्य बातें हैं जो हम इस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में सीखते हैं वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड वी आल्सो स्टडी हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन दिस एटम। जब आप इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली दो तरह का अरेंजमेंट होगा। एक हम वैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसको कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन, या जिसको आप कहिए कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इसको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आप देखेंगे कि आगे के टॉपिक में हमेशा हम लोग ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और जब हम अरेंजमेंट और मोशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। So optical spectroscopy is actually the study of arrangement and motion of the outer electrons or the valence electrons। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन के ही अरेंजमेंट और मोशन की बात करते हैं, बल्कि आप जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उसके भी अरेंजमेंट और मोशन की बात करते हैं, एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आप देखेंगे कि आगे के जब टॉपिक की शुरुआत होगी तो हम लोग इन डिटेल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे। फिर आप जानते हैं कि एटम के अंतर्गत तो एक न्यूक्लियस भी होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस।
इनफैक्ट इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम लोग उस न्यूक्लियस का भी स्टडी करते हैं, लेकिन किस चीज़ का, न्यूक्लियस के किन बातों का? तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस and magnetism of nucleus. These are the parameters which are studied for the nucleus. और जब आप न्यूक्लियस के मोशन को भी अंडर अकाउंट लेते हैं तब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप होता है, इनफैक्ट उसको हम लोग हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स कहते हैं और उसको हाइपर फाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। और इसी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड NMR, ESR, ETC। हम उम्मीद करते हैं ये सब नाम आपने सुना होगा और ये इनफैक्ट आने वाले टॉपिक में इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इन सारी बातों को। और ध्यान रखना कि जब इन बातों को पढ़ेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हमको न्यूक्लियस के मोशन को भी अंडर अकाउंट लेना होगा। नो बेसिकली जैसा नाम ही बताता है कि वी आर गोइंग टू स्टडी एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, और यू कैन से एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बेसिकली द spectrum are of two types. First one is called atomic spectrum and another is called molecular spectrum. And you have to study both type of spectra, that is atomic spectra and molecular spectra both. देखिए जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, तो इस संबंध में फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात जान लीजिए कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ए लाइन स्पेक्ट्रा। इनफैक्ट इसमें शार्प लाइंस हमारे स्पेक्ट्रम में मिलता है। इनफैक्ट ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता कैसे, अगर एक छोटे से एक्सपेरिमेंट, हम इस लेक्चर में किसी एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, लेकिन कैसे ये स्पेक्ट्रम मिलता है हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे। कि अगर आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपका जो लाइट का सोर्स होना चाहिए वह एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। मतलब हुआ कि आप एटॉमिक गैस लीजिए या वेपर लीजिए और उसको हम लोग एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने का मतलब जो लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स है हम उसको हायर एनर्जी स्टेट में ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वी नीड एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सोर्सेस। यू मे हीट द सिस्टम, यू मे पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो एक्साइट करने का या एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने का कई तरीका है। मान लीजिए जैसा हमने यहाँ मेंशन किया कि हम एक इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स है उस सिस्टम में, दे गेन एनर्जी एंड आफ्टर गेनिंग एनर्जी दे आर रेज टू द हायर एनर्जी स्टेट। और हायर एनर्जी स्टेट जिसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं वो एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्टेट होता है, उसका मीन लाइफ बहुत कम होता है, या कहिए कि हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर बैक होता है अपने लोअर एनर्जी स्टेट में और इस प्रोसेस में रेडिएशन इमिट करेगा। और जिस समय आप कहते हैं कि वह लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया उस समय वह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब वह हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। इनफैक्ट जो रेडिएशन इमिटेड हुआ, अगर उस इमिटेड रेडिएशन को हम लोग एक स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है टू स्टडी द रेडिएशन, अगर उसमें आप उसको भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर वो जो हमारा रेडिएशन है वह इनफैक्ट कुछ खास डिस्क्रीट वेवलेंथ पर जाके कंसंट्रेट कर जाता है और अलग अलग वेवलेंथ पर जो ये उसका कंसंट्रेशन होता है एक्चुअली दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल लाइन। डिफरेंट वेवलेंथ जो कंसंट्रेटेड हुआ एट डिफरेंट वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। और उस सारे के कॉम्बिनेशन को या कहिए कि जो फैमिली ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है जिसमें अलग अलग जगहों पर
मान लो जैसे हम फिगर में यहाँ दिखाते हैं कि दिस इज वन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, ये दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, ये तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन, ये चौथा स्पेक्ट्रल लाइन, इस तरह से, और ये सब अलग अलग वेवलेंथ पर है। अब इस पूरे के कॉम्बिनेशन को या इस पूरे फैमिली को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट दैट द स्पेक्ट्रम obtained from the atomic system is a line spectrum. You should mark it. जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, तो यू हैव टू से दिस इज ए लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा। इनफैक्ट जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जैसा हमने पहले आपसे कहा कि दिस स्पेक्ट्रम इज अराइज्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एटम्स बिटवीन two energy levels or two energy states. For example, you can see this figure. I have considered this line. This line is just a representation. This represents an energy level or energy state of our atom. And let us consider that in this energy state the energy is E1. और ये जो दूसरा लाइन आप देख रहे हैं यह उस एक्चुअली दूसरा एनर्जी स्टेट है सेम एटम का। अब आप मान लीजिए कि जो E2 है that E2 is greater than E1. It means you can say that E2 is the higher energy state and E1 is the lower energy state. अब अगर आपका एटम इस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, बिकॉज E2 वाज ग्रेटर दैन E1, लेकिन जब वो एटम E1 स्टेट में आएगा तो एनर्जी तो E1 हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड। ये जो एरो हेड हमने बनाया है ये इमिशन को बता रहा है, इतना एनर्जी निकलेगा, एंड दिस इमिटेड एनर्जी इज नथिंग, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रा, यही इमिशन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बी इमिशन स्पेक्ट्रा, एंड इन दिस केस एक्चुअली द एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पर एटम का ट्रांजिशन होगा तब आपको मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक इसका अपोजिट अगर आप ऐसा सोचें कि हमारा जो एटम है, सॉरी हियर आई हैव मार्क्ड द एनर्जी लेवल जस्ट इन अपोजिट, सो यू कैन सी ये है आपका E1 और ये है E2। अब यहाँ क्या है कि एटम, दिस डॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एन एटम विच इज इन एनर्जी लेवल E1। अब ये एनर्जी बाहर से गेन करेगा, यहाँ एनर्जी यह गेन ही करता है और तब यह हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से देखिए मेन बात क्या हुई कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, जब एटम का ट्रांजिशन दो एनर्जी लेवल के बीच होगा, हायर लेवल से लोअर पर आएगा इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, लोअर से वो हायर पर जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, एंड दोनों जो स्पेक्ट्रम है वह क्या होगा लाइन स्पेक्ट्रम, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और इस पूरे फैमिली को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे तरह का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर, एक्चुअली स्पेक्ट्रा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए जैसे आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या कहा कि व्हेन देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर देन वी गेट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जस्ट लाइक दैट व्हेन molecular transition takes place from one energy level to another then actually we get the molecular spectra। अब अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें सपोज करिए जैसे आपने वहाँ कहा था कि हम एक सिस्टम लेंगे जो एटॉमिक सिस्टम है, एटॉमिक गैस या वेपर है, यहाँ जो हम सिस्टम लेंगे जो लाइट का सोर्स होगा वह सोर्स एक्चुअली एटॉमिक सोर्स नहीं होगा बल्कि हमारा गैस मॉलिक्यूलर स्टेट में है। अगर गैस है मॉलिक्यूलर स्टेट में और उस सोर्स से हमको लाइट मिलता है और हम उस लाइट को एक स्पेक्ट्रोमीटर में भेजेंगे
तो उस स्थिति में देखा जाता है कि जैसा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के केस में आपको शार्प लाइन पर वेवलेंथ कंसंट्रेटेड हुआ था, यहाँ नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ एक शार्प लाइन नहीं बल्कि एक बैंड मिलता है, जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ एक वेवलेंथ का रेंज होगा, नॉट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसकी बात नहीं कर सकते। तो ऐसा जो रीजन जहाँ की जो रीजन एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रॉड वेवलेंथ का रीजन होता है, एक्चुअली उस रीजन को हम लोग लाइन नहीं बोल करके इस केस में बैंड बोलते हैं, बैंड बोलेंगे। तो ये बहुत रिमार्केबल बात है कि हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वह एक लाइन स्पेक्ट्रम है, जबकि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम एक बैंड स्पेक्ट्रम है। इसीलिए मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम या उसको कहते हैं मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम। अब देखिए, पहले ही आपको कहा था कि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है, तो ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। इनफैक्ट ये जो ट्रांजिशन है वह अलग अलग सिचुएशंस होता है इसमें, और आप देखेंगे आगे इन डिटेल हम लोगों को आगे पढ़ना है कि 3 तरह का मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, और ये 3 तरह का मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इनफैक्ट हम लोग इस तीनों को बहुत ही डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने केवल इसका नाम बताया है। इसके संबंध में अभी हम आपको कुछ भी नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा टॉपिक हम लोगों को आगे इन डिटेल पढ़ना है। हम उम्मीद करते हैं कि जस्ट आपने कि इस इंट्रोडक्शन से आपने जस्ट इतना सीखा होगा कि जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में पढ़ते क्या है। एक्चुअली इस स्पेक्ट्रा के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रम की हम लोग आगे बात पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्ट्रॉन्ग टूल हो गया है टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर होगा, वहाँ से हम लोग टॉपिक का शुरुआत करेंगे। फर्स्ट टॉपिक बहुत ही प्रिलिमिनरी टॉपिक है, जिसको कहते हैं बोर समरफेल्ड थियरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और इन डिटेल इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा थोड़ा परिवर्तन है कि हम थोड़ा हिंदी में बात कर रहे हैं कुछ लोगों के डिमांड पर, ये कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा मत मानिए। सारा चीज़, चूँकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसलिए हमने मेन पॉइंट सारा लिख दिया, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से हम लोगों का जब कैलकुलेशन शुरुआत होगा तो हम आपको लिखेंगे और आपको फील होगा कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक वैसा ही फीलिंग आपको आएगा।